Hello my dear students, welcome back to my new video. My last video was all about how to approach the test paper and kill all the problems within 20 minutes with full accuracy. In this video too, I will be doing the same thing, analyzing the paper and kill everything as soon as possible with the concept that has been taught to me for the last 2 years without even bothering about the kind of exam which I am writing. So let's start. Correct order of relative stability of the contributing structure is, हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. सो स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है. सो मैं तो यही देखूंगा कि पहला वाला जो है वो मेरा न्यूट्रल है, दूसरा वाला जो है वो मेरा चार्ज्ड है, तीसरा वाला भी जो है वो मेरा चार्ज्ड है. सो न्यूट्रल सर ने बताया था ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू चार्ज, तो थर्ड वाला तो ऐसे ही रूल आउट हो जाएगा. फोर्थ वाला भी ख़त्म, सेकंड वाला भी ख़त्म, आंसर वुड बी फर्स्ट. इवन मैंने सेकंड और थर्ड को देखा तक नहीं है कि उसके अंदर हो क्या रहा है. राइट फ्रॉम दी ऑप्शन ओनली मैंने मार्क कर दिया. कितना सेकंड लगेगा इस टाइप के सवाल करने में बताइए आप? हार्डली 15 सेकंड. उसके बाद जो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर आप इसको फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखोगे देन आप पैनिक हो जाओगे अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो. अगर मैं एनसीईआरटी के अंदर बात करूं कि ये कहाँ पे है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है. एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सेगमेंट है थियरी का, कोरोजन वाला, वहाँ पे ये लाइन दी हुई है. सो अगर मेरे को ये पूछ रहा है कि रस्टिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, देन पहला स्टेटमेंट ही जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग इवन इफ द टिन कोटिंग इज पेलिंग ऑफ. सेकेंड स्टेटमेंट के कारण ये जो पूरा फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा. अगर टिन का कोटिंग ही हट जाएगा देन जो आयरन पड़ा हुआ है वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो जाएगा. सो ये ऑप्शन ही जो है वो गलत है, जो इस हिसाब से ये सही है. अगर आप दोनों क्वेश्चंस में देखें देन सबसे पहला ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जा रहा है कि दूसरे ऑप्शंस की आपको ज़रूरत नहीं है. अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो बहुत जल्दी इसका आंसर कर दोगे, एंड अगर आप नहीं पढ़े हो देन डेफिनेटली आप भूल जाओ कि आप इसका आंसर कर पाओगे. उसके बाद है, in lanthanoids the formation of cerium plus 4 is favored by its noble gas configuration. Yeah, this statement is correct. Cerium plus 4 is a strong oxidant reverting to the common plus 3 oxidation state. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सो अगर 64 की मैं बात करूँ देन बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू. एनसीईआरटी का लाइन है दोस्त, एनसीईआरटी का. नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट बी शोइंग SN1 रिएक्शन. आपको पता है SN1 रिएक्शन कौन कौन सा शो करता है? 3 डिग्री करता है, 2 डिग्री भी करता है अगर सॉल्वेंट वगैरह सुटेबल लें तो, एंड 1 डिग्री भी करता है जब कार्बोकेटायन स्टेबल होता है. विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड विल नॉट बी शोइंग, ब्रिजेड हैलाइड विल नॉट बी शोइंग. सो अगर यहाँ से मैं मार्क करूँ देन बी होगा इसका राइट आंसर, विच मीन्स ऑप्शन 4. बहुत स्टूडेंट जल्दी जल्दी में ये देखते हैं कि ये 1 डिग्री है तो इसको भी बोल देते हैं कि ये नहीं शो करेगा. ठीक है, सो ए एंड बी भी वो टिक कर देते हैं. आपको कोई सेकेंडरी थॉट नहीं आना चाहिए. 65th की अगर मैं बात करूँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स विथ D10 कॉन्फ़िगरेशन. D10 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, फिर से कॉन्फ़िगरेशन आ गया. मैं स्ट्रेट अवे इसका आंसर 2 मार्क करूँगा बिकॉज मैंने FE को टारगेट किया है और वो FE कहाँ है? तीनों ऑप्शंस में है, तो वो तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ख़त्म हो गया. उसके बाद है, फेनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पॉजिटिव. ये अगेन POC से एसोसिएटेड सवाल है एंड मेरे सर ने बताया है लुकास मीन्स अल्कोहल, टॉलेंस मीन्स एल्डिहाइड, कार्बिलएमाइन मीन्स 1 डिग्री अमाइन. मतलब बचा कौन? थैलिन टेस्ट. थैलिन टेस्ट जो है वो फेनोलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम. अगला सवाल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड होमोलॉग इन दी होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. जो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है मोनो, वो आपको लेना है. आपको एसिटिक एसिड नहीं लेना है. अगर आप एसिटिक एसिड ले लोगे देन आपका गेम हो जाएगा. एंड HC डबल बॉन्ड OH, सर ने बहुत बार कंपाउंड दिया था जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा था, CX H2Y एंड O2 करके था, एंड वहाँ पे बार बार वो बोल रहे थे कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताइए आइसोमेरिज्म में क्या होता है. तो इस टाइप की चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे. वहाँ पे लोग फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं, तो मुझे याद है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो नहीं छोड़ना है. एंड अगर फॉर्मिक एसिड है तो उसका नेक्स्ट होमोलॉग जो है वो क्या होगा? उसका जो नेक्स्ट होमोलॉग होगा वो एसिटिक एसिड होगा. सो इसका आंसर होगा बॉम्बे. स्ट्रेट अवे ये भी एनसीईआरटी में होमोलॉग के बारे में दिया हुआ है. सबसे पहला ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है क्लास 11th का, उसके अंदर तीसरे पेज पे होमोलॉग के बारे में दिया हुआ है. नेक्स्ट जो है वो है मैच द फॉलोइंग. अगेन लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है.
एकदम चालू होते के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए फेनॉल है, एंड ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड है। नेम ऑफ द रिएक्शन विल बी कोल्बे शेमिड। उसके बाद जो दूसरा है वो आरटी है, राइमर टाइमन रिएक्शन। तीसरा जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल टू पैराबेंजोक्विनोन। सो ये तीनों जो है वो स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी में वन आफ्टर अनदर दिए हुए हैं। सो इतना करने के बाद अगर मैं डी ऑप्शन पे जाऊं, देन यहाँ ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल रिएक्शन है। एंड अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है एंड अगर उसके बिहाफ पे मैं बात करूँ कि ये कैसा बना होगा, देन देख लीजिए आपके पास बेस है, बेस इसको माइनस बनाएगा, एंड CH3Cl ये माइनस जो है वो CH3Cl पे अटैक करेगा। सो विच मीन्स डी का जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 होगा। सो डी का राइट ऑप्शन जो है वो 2 है। तो उसके बाद अब कौन कौन से सही ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शन 1 नहीं तो ऑप्शन 4। उसके बाद आपको बी एंड सी में चेक कर लेना है कि बी एंड सी में क्या सही है। तो जैसा कि सी के बारे में मैंने बताया, ये ऑक्सीडेशन है, एंड Na2Cr2O7 H2SO4 ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। स्ट्रेट अवे आपको ऐसा देखना है, मार्क करके निकल जाना है, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपने अगर तमीज से तैयारी की है तो। इसके बाद जो मेरा अगला सवाल है वो बोल रहा है द टेक्निक विच इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलाटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस। दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक मिसिबल और दूसरा इमिसिबल। तो ये इमिसिबल के बारे में बोल रहा है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो होगा नहीं बिकॉज वो मिसिबल के लिए होता है। नाउ डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन में मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अगर मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है आउट ऑफ 3 and 4, देन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी स्टीम डिस्टिलेशन। उसके बाद जो है वो है ये PHCH डबल बॉन्ड CH2 BH3H2O2 OH माइनस। आपको HBO पता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। सो मैं स्ट्रेट अवे क्या पुट करूँगा, PHCH, यहाँ पे CH2OH। उसके बाद है HBr करने से PHCH, यहाँ पे 2 मिसिंग था, CH2 प्लस। जैसे ही ये बना देन मुझे याद है कि सर ने इस टाइप का क्वेश्चन SNNGP में कराया था, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। मेरे मॉड्यूल में भी ये पढ़ा हुआ था, MS चौहान में बनाया था, वहाँ पे भी पढ़ा हुआ था। सो स्ट्रेट अवे मैं BR को वहीं पे फिक्स करूँगा जहाँ पे मेरा केटाइन बना हुआ है। मैं उसको सेकंड पे शिफ्ट नहीं करूँगा, ये नॉर्मल SN1 रिएक्शन नहीं हो रहा है, SNNGP है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पड़ोस का ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद से मेरे पास Mg है। सो मैं यहाँ CH2 MgBr लूँगा, एंड देन उसके बाद से फॉर्मल्डिहाइड है। सो फॉर्मल्डिहाइड से मैं अल्कोहल स्ट्रेट अवे बना दूंगा। सो इट विल बी लाइक CH2OH। सो राइट आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन 4। बहुत अच्छा सवाल था, ये आपको कंफ्यूज कर सकता था। SNNGP बहुत साइलेंटली यूज़ किया हुआ है उसने। उसके बाद जो मेरा अगला सवाल है वो है मेजर प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म ईथर क्लीवेज। ईथर क्लीवेज के बारे में सर ने बताया था, अगर वो 3 डिग्री होगा देन SN1 मार्क कर देना, एंड अगर SN1 होगा देन मैं बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा, मेरे पास ये बनेगा एंड देन ये बनेगा। सो इसका राइट आंसर 4 होगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय द सेंट्रल एटम। SF6 मुझे पता है, केमिकल बॉन्डिंग से sp3D2 होता है। PTCl4-2 ये जो है वो 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़ वाले के बारे में जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो कोई भी लिगेंड जो था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता था, सर ने ये भी बताया था। सो ये या तो sp3 होगा, नहीं तो ये DsP2 होगा। मैं चेक नहीं करने जाऊंगा एग्जाम में कि क्या होगा, बिकॉज फ़र्क नहीं पड़ता है, ये D2sp3 तो किसी एंगल से नहीं होगा। BrF5 ये नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग में वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 8। सो यहाँ से ये 5+1 आता है विच इज़ 6 विच इज़ sp3D2, विच मीन्स एक ही ऑप्शन बच गया जो कि ऑप्शन 1 है। मैं स्ट्रेट अवे वही मार्क करूँगा, निकलूँगा, पैरेलली चेक भी करने नहीं जाऊँगा कि इधर वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज तीनों ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मैं ज़्यादा लोड ही नहीं लूँगा एग्ज़ाम में। उसके बाद है फिर से ये एनसीईआरटी का लाइन है, बॉन्ड लाइन फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ये सारी चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी के दूसरे पेज में ही दे रखा है। सो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था 5 से 10 बार, तो मुझे पता चल गया था। एंड बॉन्ड लाइन के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर मैं ये साइनाइड वाला ग्रुप हटा दूं और OH वाला ग्रुप हटा दूं, देन आप देख पा रहे ये कुछ मर्सिडीज टाइप बना हुआ है। हेंस बॉन्ड लाइन फार्मूला इसके लिए क्या होगा, आंसर होगा 4।
75 एक्सेस NH3 है, Cl है, Cl है, सो अगर मैं A की बात करूँ देन इट विल बी लाइक NH3 and then it will be like CH2 whole 4, similarly NH3 and then Cl, so it will be like plus minus and next step is what, NaOH. so यहाँ पे based on the product which is given H2O and HCl आपको भी जज करना है. सो आप खुद सोचो ना यार कि यहाँ से एक H निकल रहा होगा, एक Cl निकल रहा होगा, तभी तो वो NaOH के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट NaCl दे रहा होगा एंड एक H2O दे रहा होगा. अगर वो इधर से हो रहा है तो वो इधर से भी होगा. सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी सेकंड होगा. 73 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. बोल रहा है क्या कि ऑक्सीजन जो है वो बीइंग एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सर ने बताया था ओनली अगर करके आए देन मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही होता है. एंड यहाँ तो ये क्लियर ही है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऑक्सीजन का थोड़ी होता है, वो तो +2 भी होता है, -1 भी होता है. परोक्साइड वाला केस ये सब याद है ना अपने को. सो स्टेटमेंट 1 ऐसे ही फर्जी है. एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो बोल रहा है डाउन द ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली में स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. नहीं, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये चीज़ जो है वो अपोजिट हो जाएगा, विच मीन्स ये भी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया. सो 73 में दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत होंगे, तो थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर होगा. 26 द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर. भाई इससे मतलब चिंदी टाइप का प्रॉब्लम हो नहीं सकता, ये एकदम बिलो एवरेज सवाल है. सो अगर आप देखेंगे देन ये तो मोलैरिटी होता है, बिकॉज मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा एंड अगर चेंज होगा देन मोलैरिटी चेंज होगा टेम्परेचर के साथ. सो इसका राइट आंसर जो है वो 1 है. ये NCERT में भी दिया हुआ है, अपने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है. विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग. सो ये तो NCERT में भी फिर से दिया हुआ है. एंड जो है वो टर्शरी, सेकेंडरी एंड क्वार्टनरी जो है वो लूज़ हो जाता है, एंड अगर वो लूज़ हो जाता है प्राइमरी वाला जो है वो इंटैक्ट होता है. सो ये बहुत बेसिक लेवल का सवाल है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए उसके पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट में नहीं होना चाहिए. अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लोएस्ट में है तो फिर वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो तो रिड्यूस ही नहीं होगा, है ना. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो नहीं सकता. एंड स्ट्रेट अवे इसका आंसर जो होगा वो N-3 होगा. 79 इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन. हमें पता है इथेन के अक्रॉस क्या होता है, इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस हम ले सकते हैं. सो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है. सो इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, दैट्स ट्रू. डाइहेड्रल एंगल विच इज अल्फा एंगल बिटवीन द बल्की ग्रुप्स is 60 degree when it is a staggered conformations. Yes, that's true. Now eclipsed form is the most stable conformations. इससे मतलब गंदा चीज़ हो नहीं सकता. Conformations of ethane are interconvertible to one another. Yeah, that's true. So इसका जो right answer है वो क्या है, थर्ड है. जो 80th क्वेश्चन है इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है. सो फोटोग्राफी के अंदर AGBR, हाँ ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सर ने कराया था. पॉलीथीन प्रिपरेशंस के अंदर TiCl4 AlCl3 होल थ्राइस कराया था. हाँ, बट अगर आप NCERT देखने जाओ देन यहाँ पे C2H5 है, सो उतना आपको पेन नहीं लेना है. अगर आप उसको देख के अगर आप इसको गलत बोल रहे हो देन फिर आप गलत हो जाओगे. हेबस प्रोसेस में आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है. मैं ऐसा इसलिए बोला था ऑप्शन 2 के बारे में क्योंकि आप देख लो वैकर्स प्रोसेस जो है वो PtCl2 नहीं होता है, PdCl2 होता है. सो अगर वहाँ से भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन एग्जाम में हो रहा है देन आप फोर्थ जो सबसे मतलब गंदा वाला है उसको आप मार्क करो और निकलो. सेक्शन 2 का जो मेरा सबसे पहला सवाल है ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आयोन्स फ्रॉम द फॉलोइंग विथ अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सो इतने सारे आयोन्स दिए हुए हैं, मैं इसको करने जाऊंगा ही नहीं. अरे क्यों करने जाऊँ, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाएगा देन मेरा सवाल गलत हो सकता है. सो मैं वो नहीं करूँगा. अभी मैं दूसरे क्वेश्चंस को देखूंगा, वो अगर उसके अंदर कैलकुलेशंस अगर कम इन्वॉल्व होंगे देन मैं वो करूँगा. बिकॉज अभी तो मेरे पास टाइम है, मैंने टाइम अच्छा खासा बचा रखा है. 82 भी जो है वो मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें फिर से बहुत सारे कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं. ऐसा लोड नहीं लेना है कि अरे ये छोड़ दिए ऐसे करते करते तो सारा छोड़ देंगे. नहीं, ऐसी बात नहीं है. आप चलिए आगे, आपको कोई ना कोई सवाल तो मिलेगा जो करने योग्य रहेगा. वैसे करने योग्य सारे हैं लेकिन एकदम 10-15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर जो करना है उसको टारगेट कीजिए जहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी. जो 83rd है वो है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ T99% फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ. ये तो स्ट्रेट अवे है कि T99.9% जो होता है वो कितना होता है, 10 टाइम्स जो होता है वो T हाफ होता है. तो मैं ये मार्क करूँगा यहाँ पे, आंसर स्ट्रेट अवे 10 करूँगा. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो NCERT में दिया हुआ है जिसमें मैं रत्ती भर भी नहीं सोचूंगा कि क्या होगा, चुपचाप मार्क करूँगा एंड वहाँ से निकलूँगा.
फिर जो है वो आपका अगला सवाल है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देख लीजिए आप, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पहले से ही बोल रखा है, ये पहले से ही बोल रखा है, एंड ये प्लेटिनम है। एंड अगर मैं प्लेटिनम पे जाऊँ देन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर बैठा हुआ है। एंड अगर प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर बैठा हुआ है देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इट विल बी D8। एंड आपको तो पता है 3D सीरीज 4D सीरीज के अंदर जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। सो जो भी लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो सारे लिगेंड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह होते हैं। एंड अगर ये D8 हो गया देन फिर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, हेंस इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। सो ये काफ़ी आसान सवाल था, इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट करा। सो नेक्स्ट है 85। सो 85 जो है वो कुछ डेटा दिया हुआ है एंड पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। सो ऐसा नहीं है कि ये थर्मो एंड इक्विलिब्रियम का मिक्सचर है देन मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, बट इसके अंदर जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगे होपफुली वो कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा होंगे कंपेयर टू अदर प्रॉब्लम्स जो मैं करूँगा। देन मैं उतना टाइम क्यों लगाऊँ, मैं इसको स्किप करता हूँ, मैं दूसरे क्वेश्चंस को देखता हूँ कि उसके अंदर कैलकुलेशंस है या नहीं है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ 3 कैपिटल M NaOH। इसका मॉलिकुलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम, विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH इज दिस मच। सो हाँ, ये मैं कर लूँगा। मोलैरिटी जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एंड जो है वो मोलैरिटी ऑलरेडी दे रखा है उसने, 3 है। एंड 3 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो इट विल बी लाइक 84 ग्राम NaOH दिया हुआ है, सो 84/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो यहाँ से जब आप वॉल्यूम निकालोगे देन वो वॉल्यूम कितना आएगा, 120/84 विच कम्स आउट एज 0.7 लीटर, जिसको मैं 7 × 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ। एंड आपको तो पता है कि लाइक 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो हेंस इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद मेरा अगला सवाल है वो 1 मोल PbS है, इज ऑक्सीडाइज बाय X मोल्स ऑफ O3 एंड Y मोल्स ऑफ O2। मैं इसमें ज़्यादा लोड नहीं लूँगा, इसको छोड़ दूंगा, निकलो। उसके बाद है दी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH = 3 25 डिग्री सेल्सियस, पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वुड बी, या माइनस है। सो अब मुझे बताया गया था कि ई सेल जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला स्ट्रेट अवे याद था 0.059 इंटू pH। सो मैं स्ट्रेट अवे वो पुट करूँगा, रिडक्शन के लिए ही पूछ रहा है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दे रखा है। सो यहाँ से कितना आंसर निकल के आएगा, 0.059 एंड दैट इज़ इंटू 3 एंड ये माइनस हो गया 27 7 2 15 2 17 1, ये आएगा 0.177, जिसको मैं -17.7 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट लिख सकता हूँ। सो ये भी सवाल आसान था, मैं कर सकता हूँ इसको, एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा ये। उसके बाद जो है वो 90th प्रॉब्लम है। 90th प्रॉब्लम में पूछ रहा है नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग कायरल कार्बन। सो कायरल कार्बन, हाँ ये आसान है, ये यहाँ कायरल है, इधर कायरल नहीं है, थर्ड वाले में यहाँ कायरल है, फोर्थ वाले में कायरल नहीं है, फिफ्थ वाले में यहाँ कायरल है, सिक्स्थ वाले में यहाँ कायरल है, सेवन्थ वाले में यहाँ एंड यहाँ दोनों जगह कायरल है। सो इसका टोटल आंसर कितना होगा, 5। सो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों कंप्लीट करने के बाद आइए चेक करते हैं कि कितना कितना टाइम एक आइडियल स्टूडेंट को लग सकता है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में। अगर मैं बात करूँ पहले वाले सवाल में, देन यहाँ एक ही ऑप्शन जो है वो सेंस करता है, बाकी सारे ऑप्शन एकदम रेडिकुलस है, आपको सोचना भी नहीं है। सो इसमें 15 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं देना है। जो 63rd वाला सवाल है इसमें फिर से अगेन वही पहला ऑप्शन देखने के साथ ही लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत है, ये NCERT का स्टेटमेंट है। सो इसमें मैं आपके साथ ज़्यादा रूड नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, ले लो आप 30 सेकेंड्स ले लो इसके लिए। 64 स्ट्रेट अवे फिर से NCERT है, यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 30 सेकेंड्स। सो अभी तक कितना हो गया, 75 सेकेंड्स। 62 के लिए आप 45 सेकेंड्स ले लीजिए, थोड़ा टाइम लगाइएगा सोचने में बिटवीन सेकेंड, फर्स्ट एंड द फोर्थ वन, ठीक है। सो उधर 75 80, अभी तक 2 मिनट हो गया है। 65th को आपको 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ FE आ रहा है। सो अभी 2 मिनट 10 सेकेंड हो गए। फिर से ये जो है वो 20 सेकेंड्स ले लीजिए आप। सो 2.5 मिनट्स हुए हैं अभी तक। उसके बाद 67th जो है वो स्ट्रेट अवे अगेन 15 सेकेंड्स, यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 15 सेकेंड्स। 70th ऑल्सो सेम थिंग, 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपका। सो टोटल कितना हो गया, नाउ इट इज़ 3 मिनट्स। 68th की अगर मैं बात करूँ देन आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ 30 सेकेंड्स ले लीजिए। 69th में मैं आपको बोलूँगा कि आपको आराम से
करना चाहिए था। जब आप रिएक्शंस यहाँ देख रहे हो एसोसिएटेड है SNNGP से, तो आप 1 मिनट ले लीजिए। सो टोटल अभी तक 4.5 मिनट हुए हैं। उसके बाद जो है ये इसमें रत्ती भर भी आपको सोचना नहीं था, ये स्ट्रेट अवे ईथर क्लीवेज का रिएक्शंस था। सो 30 सेकेंड्स। सो 74th में जो है वो आप 30 सेकेंड्स ले लीजिए। ओके, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इट शुड नॉट बी मोर देन 15 सेकेंड्स। एंड ये 75 जो है वो आप 45 सेकेंड्स ले लीजिए। सो एज ऑफ नाउ अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट के आसपास तक आपका समय यूज़ हो चुका है पेपर सॉल्व करने में। उसके बाद है ये अगेन 30 सेकेंड्स, मोलरिटी वाला 15 सेकेंड्स, फिर से ये 15 सेकेंड्स। सो टोटल अभी कितने हो गए, 8 मिनट। उसके बाद से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला जो था अगेन 15 सेकेंड्स, ये 15 सेकेंड्स था, ये आप 30 सेकेंड ले लो। अब टोटल 9 मिनट हो गए हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करने में आप 30 सेकेंड ले लो, 10 मिनट हुए। एंड 90th वाले को सॉल्व करने में आप फिर से 30 सेकेंड ले लो। सो 10 10.5 मिनट हुए हैं। आई थिंक इधर 80th वाला था, इसको सॉल्व करने में कितना 30 सेकेंड लगा होगा। सो टोटल आइडियली अगर आप पेपर देख रहे हैं देन फिर से ये 15 मिनट के आसपास आपको देना है, उससे ज़्यादा नहीं। आप तमीज़ से पढ़ाई किए हैं देन 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ। अगेन डबल श्योर होने के लिए यू कैन अलाउ सम 5 मिनट्स मोर, सो दैट कि आप जब दूसरे पेपर को अटैम्प्ट करने जाएं देन आप फिर से अगेन रिलैक्स स्टेट में जाएं। आपका एक सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो गया है। सो इट विल बी लाइक 100 आउट ऑफ 100 पेपर, ठीक है, इन कैम। एंड इसीलिए तो कट ऑफ इतना ज़्यादा हो रहा है। आप लोग जो है वो अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों को लेकर चले जाते हो, ठीक है, सारे चैप्टर्स के अगेंस्ट हाई फाई प्रॉब्लम्स एंड ऑल। एंड अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हुए हैं। सो एनसीईआरटी आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे नॉट ओनली आपका जो है वो समय बच रहा है, बट उसके कारण जो आपको मेंटल पीस मिल रहा है उस मेंटल पीस को आप दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज़ करोगे एंड हाईली मोटिवेटेड हो जाओगे एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी को कम से कम 7 से 10 बार पढ़ाई कीजिएगा, सो दैट आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं देन 2 से 3 सवाल ही थे जिसमें थोड़े से मतलब दिमाग लगाने वाले थे, थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना था। वेर एज इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे वेर बीन सॉल्व्ड इन ओनली 20 सेकेंड। सो आई बिलीव ये जो मैं सेशन लेकर आया था दूसरे पेपर का इवनिंग शिफ्ट वाला, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगला पेपर के साथ, अगेन जेईई मेंस का ही। टिल देन पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।